हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। दो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की। टॉपिक का नाम है स्टार्टअप। बेटा फोन नीचे रख दो, सारे फोन छोड़ दो। टॉपिक का नाम है बेटा स्टार्टअप्स। तो अब ना, ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चों को ये एमएसएमई एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप इस टॉपिक में कहां से आ गई ये टॉपिक स्टार्टअप। तो वो आराम से बात को समझ लेना, स्टार्टअप्स कुछ और नहीं एमएसएमई ही होते हैं। और ये बात मैं साबित कर दूंगा, सिर्फ ये बात हवा में नहीं है भाई। मेरे को अगर आप किसी को चुप कराना पड़ा ना, फिर तुमने मुझसे बुरा बंदा नहीं देखा होगा। सर जी, ऐसे चुप हो जाओगे? बेटा, मैंने बोला स्टार्टअप्स कुछ और नहीं एमएसएमई ही होते हैं, तभी मैं इस चैप्टर में पढ़ रहा हूं जहां चैप्टर का नाम ही एमएसएमई और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप था। ये बात मैं साबित करता हूं बेटा, सिर्फ मुझे 5 से 6 मिनट दो। 5 से 6 मिनट में बात क्लियर हो जाएगी। बेटा ये वर्ड स्टार्टअप्स इंडिया ने पहली बार कब सुना? बेटा 15 अगस्त, ठीक है, हमारे इंडिपेंडेंस का दिन 2015 में मोदी जी ने पहली बार ये वर्ड बोला कि मुझे एक ऐसा इकोसिस्टम चाहिए इंडिया में कि जहां स्टार्टअप्स ही स्टार्टअप्स हो, लोगों के पास नए आइडियाज हो, नई एंटिटीज बने। ऐसा वर्ड उन्होंने पहली बार 15 अगस्त 2015 को बोला। 2014 में वो इलेक्शन जीत कर आए थे, 2015 में अगले ही साल उन्होंने टर्म दे दी थी बेटा इंडिया को। ठीक है जी, सब सामने देखते रहना, टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंफर्म पेपर में बेटा आपके। तो वो कहता है अ स्टार्टअप इज अ बिजनेस एंटरप्राइज इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, पार्टनरशिप, एलएलपी और सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड इन इंडिया which was started less than 5 years ago and have annual turnover of less than 25 CR। स्टार्टअप बनने के लिए सारी शर्तें बेटा जो पूरी करनी है, सुनो। चैप्टर 2 सबने पढ़ा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेटा वहां से ना कोऑपरेटिव सोसाइटी और एचयूएफ छोड़ दो, बाकी सबके नाम लिख दो। स्टार्टअप क्या हो सकता है? कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, कोई भी पार्टनरशिप फर्म, कोई भी एलएलपी, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी लिमिटेड कंपनी। पांचों स्टार्टअप हो सकते हैं प्रोवाइडेड, पहली शर्त, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन इंडिया। अब कई लोग क्या करते हैं, कंपनी रजिस्टर्ड करके आगे यूएसए में और कह देते हैं इंडिया में आके मुझे स्टार्टअप स्कीम में रजिस्टर्ड कर दो। सब नहीं हो सकते। अगर इन पांचों में से कोई भी एंटिटी इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है तो ही वो स्टार्टअप स्कीम में रजिस्टर्ड हो सकती है, पहली शर्त। बात समझ में आती है? दूसरी शर्त बेटा, विच वाज स्टार्टेड लेस देन 5 years ago। ये मैं बड़े काम की बात बोलने जा रहा हूं, ये बात समझ में आनी चाहिए एक बारी में। बेटा स्टार्टअप स्कीम में वो फॉर्म्स भी रजिस्टर्ड हो सकती हैं, वो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, वो पार्टनरशिप फॉर्म, वो कंपनी भी रजिस्टर्ड हो सकती हैं जो बेटा स्टार्टअप वर्ड आने से पहले 5 साल पहले तक भी बनी थी। यानी कि बेटा मोदी जी ने ये नहीं कहा कि 15 अगस्त 2015 के बाद जितनी फर्म्स रजिस्टर्ड होंगी वही स्टार्टअप में आ सकती हैं। उन्होंने बोला कि अगर आप 5 साल पहले तक भी बने हो इंडिया में, यानी कि 15 अगस्त 2010 को भी बने हो और उसके बाद कभी भी बने हो, तो भी आप स्टार्टअप स्कीम में रजिस्टर्ड हो सकते हो। 5 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात? यानी कि मैं कहूं 1 अप्रैल 2013 को किसी ने पार्टनरशिप फर्म बनाकर रजिस्टर्ड करा ली थी इंडिया में, क्या वो स्टार्टअप स्कीम का हिस्सा हो सकती है? हो सकती है, चाहे वो 1 अप्रैल 2013 को बनी थी। 5 साल तो नहीं हुए थे ना बेटा, 5 साल पहले तो नहीं बनी थी ना इस वर्ड से। 15 अगस्त 2015 से 5 साल पहले तो नहीं थे ना। 1 अप्रैल 2013 तो 1.5-2 साल ही तो हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, हो सकते हो इस स्कीम का पार्ट। क्लियर है बात? कहता है एंड हैव एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन 25 करोड़। अब आएगी काम की बात। बेटा किसी भी साल आपकी सेल 25 करोड़ क्रॉस ना करी हो, 25 करोड़ से कम होनी चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था मैं सिर्फ 5 से 6 मिनट में प्रूव कर दूंगा स्टार्टअप एमएसएमई है। अच्छा एक बात बताओ, एमएसएमई की लिमिट पढ़ी है आपने? इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, सेल 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़। 250 करोड़ तक की सेल को हम एमएसएमई बोलते हैं। यहां यहां कितनी लिखी है सेल? बस 25 करोड़ से कम होनी चाहिए, तभी स्टार्टअप स्कीम के रजिस्टर्ड हो सकते हो। बेटा अगर 25 करोड़ से कम होनी चाहिए तो यानी कि प्रैक्टिकली आप हो क्या, वो तो एमएसएमई। समझ में आती है बात? कहा था ना बेटा एमएसएमई निकलोगे आखिरी में। आगे बढ़ जाए
बेटा सेकंड पॉइंट बड़े काम का है। ये क्या कहता है? ये कहता है अगर आपने ऊपर वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाई भी की हैं, बट आप कैसे बने हो कंपनी, आप मान लो ऐसी कंपनी बने हो जो एक कंपनी के स्प्लिट होने से बन गई है दो कंपनी। मैं कहता हूं बेटा अगर ऊपर वाली सारी शर्तें पूरी कर रखी हैं, कंपनी हो, रजिस्टर्ड इन इंडिया हो, एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से कम है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप एक कंपनी के स्प्लिट होने से दो कंपनियां बने हो, चाहे सारी शर्तें पूरी हो, आप स्टार्टअप में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। समझाने के लिए एक एग्जांपल दे देता हूं बेटा। जब तक अंबानी ब्रदर्स का बंटवारा नहीं हुआ था ना, एक ही नाम होता था, एक ही कंपनी होती थी, रिलायंस। जब बंटवारा हुआ तो एक कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो मुकेश अंबानी जी को मिली। एक कंपनी बनी रिलायंस कम्युनिकेशन, जो अनिल अंबानी जी को मिली। अगर मान लो आप ऐसे एक कंपनी के स्प्लिट होने से बने हो, सर आप कभी स्टार्टअप स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, ये लॉ कह रहा है। पढ़ना जरा पॉइंट नंबर 2, फटाफट से पढ़ना। ठीक है जी, बात समझ में आती है? आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़ते हैं। कहता है स्टार्टअप स्कीम, ऑल्दो इसमें जितनी बात लिखी है मैं सारी बता चुका हूं, एक बार फटाफट से चारों बातें पढ़ दो, फटाफट से चारों बातें पढ़ दो। थर्ड पॉइंट के ऊपर मैं हल्का सा डिस्कशन करूंगा, बाकी सब समझ में आ जाना चाहिए। बेटा अगर आप स्टार्टअप स्कीम में रजिस्टर्ड हो, गवर्नमेंट आपकी बहुत हेल्प करेगी कि आपको फाइनेंसिंग कहीं ना कहीं से मिल जाए। आपके पास अच्छा आइडिया है, पैसों की कमी है, गवर्नमेंट आपकी पूरी हेल्प करेगी, कहीं ना कहीं से पैसा मिले आपको, सस्ता लोन मिले, सस्ता है कहीं से पैसा मिले, मिलेगा। बेटा थर्ड पॉइंट पे ना मेरा थोड़ा सा डिस्कशन है, सुनना इस चीज को। ऑल्दो मेरी सोच और ना मुझे कभी कभी लगता है मोदी जी की सोच कहीं ना कहीं आसपास है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को मना करता हूँ, हाँ मैं उनका तो खैर 1% भी नहीं, ठीक है जी, पर हाँ सोच की बात है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को मना करता हूँ, कितने साल हो गए आज से पढ़ाते हुए, 13 साल हो गए मुझे भी, मैं हमेशा बोलता हूँ नौकरी नौकरी कुछ नहीं करनी, ठीक है जी। कहीं ना कहीं अपना बिजनेस सेटअप करना, एंटरप्रेन्योर बनना, लोगों को नौकरियां देना, मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ, ठीक है जी। और बेटा मोदी जी भी स्टार्टअप स्कीम में सेम इकोसिस्टम चाहते थे। वो एक ऐसा एक्शन प्लान तैयार करना चाहते थे कि सबको एंटरप्रेन्योरशिप की बेटा अपॉर्चुनिटी मिल जाए। वो कह रहे मैं डेवलप ही ऐसा इकोसिस्टम करना चाहता हूँ। एक बात बताऊं आपको, जितने भी इंसान नौकरी कर रहे हैं आज तक किसी को सेटिस्फाइड देखा? जितने भी कर रहे हैं पूरी दुनिया में, मैं बताता हूँ लोग क्या करते हैं, ठीक है जी। जिनके पास जमा पूंजी कुछ नहीं होती, आइडिया उनके पास होते हैं, वो क्या करते हैं, अरे 5 साल नौकरी कर लेता हूँ, पूंजी जमा करता हूँ, तब करूंगा धंधा शुरू, ठीक है जी, ऐसा सोचते हैं सारे, ठीक है जी। जिनके पास पूंजी भी है, सब कुछ है, कहते हैं नहीं नहीं चल जॉब का तो एक्सपीरियंस ले लेता हूँ, 1 साल जॉब करेंगे, 2 साल करेंगे, 3 साल करेंगे, 4 साल करेंगे, चौथे साल क्या करेंगे, पैरेलली काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। वाइफ के नाम पर बिजनेस शुरू कर देंगे और खुद नौकरी पे भी जा रहे होंगे, 5 से 6 घंटे जा रहे होंगे। शार्क टैंक देखा है कभी? आप बैठे हो बहुत सारे लोग, कईयों ने शार्क टैंक देखा होगा। शार्क टैंक में क्या होता था, पिच करने आ जाते थे लोग शार्क्स के सामने। कई बार आपने ऐसा सुना भी होगा, देखी भी होगी, बहुत सारी पिक्चर्स मैंने भी देखी हैं, कि उस पिक्चर्स में क्या होता था बेटा, एक आदमी कह रहा है जी आप क्या करते हो जी, आप क्या करते हो जी, आप शार्क्स पूछ रहे हैं। उसने कहा जी मैं तो अभी जॉब पर ही हूँ, मैंने सोचा बिजनेस मेरा जिस दिन इतना हो जाएगा उस दिन जॉब छोड़ दूंगा, 100% अपने बिजनेस को टाइम दूंगा। शार्क्स कई बार ये शर्त रख देते थे कि मैं अभी इन्वेस्ट करता हूँ तेरे बिजनेस में, जॉब छोड़ के अभी आ जा, क्योंकि तो फुल टाइम टाइम नहीं दे रहा, इस वजह से तेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, मैं अभी इन्वेस्ट कर दूंगा, छोड़ के आ जा जो। देखा ना, यानी कि लोग करते क्या है, आखिरी ऑब्जेक्टिव उनका घूम फिर के वो बिजनेस ही होता है। पैरेलली जॉब कर रहे होते हैं अपने नाम से और वाइफ के नाम से बिजनेस कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है जिस दिन बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हो गया फिर जॉब छोड़ दूंगा। करते हैं ना ऐसा लोग। मोदी जी बेटा वही इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। और बिजनेस शुरू करने की कोई एज है क्या यार, ये बताओ, कोई एज है? केएफसी जो बिजनेस शुरू हुआ, जो उनके ऑनर है, मैंने ऐसा हिस्ट्री में पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, 60 साल क्रॉस हो गई थी उनकी एज जब उन्होंने केएफसी को शुरू करा, ये वेंचर शुरू किया। कहां पहुंच गया? ठीक है ना सर। तो बेटा मोदी जी भी वही इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते थे स्टार्टअप स्कीम से। बात समझ में आती है? क्लियर है बात? बेटा एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, वेज ऑफ फंडिंग स्टार्टअप।
कौन कौन से वे से आप स्टार्टअप को फंडिंग कर सकते हो, कहां कहां से स्टार्टअप को पैसा मिलता है। मैं आपको बता देता हूं, बहुत फैंसी वर्ड आएंगे, बहुत फैंसी वर्ड दे के मारना बेटा अपने दोस्तों के मुंह पे, साइंस हेड वाले। वो भी भाई साहब बहुत खिंचा खिंचा के वर्ड मारते हैं साइंस हेड के। ठीक है जी, इतने फैंसी वर्ड आएंगे उन्होंने कभी नहीं सुने होंगे भाई साहब। ठीक है, और अगर आप, मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने शार्क टैंक देखा, लगभग सारे वर्ड सुने होंगे, सारे जितने मैं वर्ड बोलूंगा आज। सबसे पहला वर्ड है बेटा बैंक लोन का ऑप्शन होता है। मैंने इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी क्योंकि मुझे पता है भैया, मैं 2 बार पहले पढ़ा चुका हूं। अगर आपको लगता है कि बैंक लोन पढ़ना है, चैप्टर नंबर 8 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक पढ़ देना, पूरा इंट्रो चिपका देना। ठीक है जी, और कहीं और पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक पढ़े, उसमें सेकंड ऑप्शन पढ़ रखा हमने लेंडिंग ऑफ फंड, सेकंड फंक्शन, वहां से चिपका दे। लेकिन एक बात बताऊं, बैंक लोन बहुत सारे स्टार्टअप्स की हेल्प ज्यादा कर नहीं पाता, क्योंकि अगेन बैंक क्या डिमांड करेगा, बैंक क्या लाओ कोलैटरल सिक्योरिटी, छोटे धंधे हैं वही तो नहीं है, तो मिलेगा कहां से। सीधी सी बात, बढ़ जाए आगे। अब है काम की कहानी, सुनो। पहली कहानी है बूट स्ट्रैपिंग। ऑल्दो इतना फैंसी वर्ड है भाई साहब, मतलब इतना नल्ला निकलेगा इसका। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है? बूट स्ट्रैपिंग मतलब 100% फाइनेंस मेरा है, सेल्फ फाइनेंस बिजनेस। स्टार्टअप का पहला ऑप्शन क्या है? फंड लाने का, मेरी खुद की सेविंग। बेटा अगर आप सारे खुद की सेविंग से धंधा शुरू कर रहे हो, उसे बोलते हैं बूटस्ट्रैप कंपनी है जी, बूटस्ट्रैप बिजनेस है। बूटस्ट्रैप मतलब सारा पैसा अपने लगा रखा है, किसी से 1 रुपए का खर्चा नहीं दे रखा। ये वर्ड शार्क टैंक में 10 बार आता है, 10 बार। अगर आपने सबने देखा, सुना जरूर होगा ये वर्ड। ठीक है जी। सर क्या फायदा है बूटस्ट्रैप होने का? मैं जब पढ़ाऊंगा तब भी बात करूंगा सर। ये इसमें ना मेल्स ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे मेरी बात को। ठीक है जी, अब मैं बताता हूं क्यों कह रहे हैं बूटस्ट्रैप से इतना क्या लगाव है। वो अभी जो हम व्हीकल्स चला रहे हैं, इधर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, ठीक है, अपने पैसों का नहीं जी, अभी कुछ खुद नहीं कमाया, अभी तो सब पिताजी के पैसों पे ऐश चल रही है। ठीक है जी। सर जिस दिन पहले दिन अपनी कमाई से ले आओगे ना व्हीकल, और सबका सपना होगा, मेरे को पक्का से पता है, ठीक है, हम सब एक जैसे ही सोचते हैं, जिस दिन ले आओगे ना, वो जो कनेक्शन फील होगा ना, वो मैं आज से ही बता रहा हूँ, वो बहुत अलग होगा। ठीक है, बहुत शौक होता है लड़कों को, मेरे पैसों की गाड़ी लाऊंगा मैं किसी दिन। और यकीन मानना, आज तो भाई साहब उसे कभी उठा के भी नहीं देखा कपड़ा। ठीक है, जिस दिन अपने पैसों के आ जाएंगे ना, रोज कपड़ा लग रहा होगा, चमका रहे होंगे उसको। तो बेटा यही बोला जाता है कि अगर कोई बिजनेस बूट स्ट्रैप है ना, उससे कनेक्शन ही अलग फील होता है कि मैंने अपने पैसों पे धंधा शुरू किया है। दूसरों के पैसे डाल के धंधा शुरू किया, इतना कनेक्शन फील नहीं करते, इतनी पेन नहीं लेते। तो जो अपने पैसे लगे हुए होने की पेन है ना, वो बहुत ही अलग है बेटा। ये बात जब मैं पढ़वाऊंगा तब पढ़वाऊंगा। फिलहाल बूट स्ट्रैप वर्ड क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। थर्ड वन इज क्राउड फंडिंग। ऑल्दो बेटा इंडिया में क्राउड फंडिंग वर्ड ना इतना पुराना है कि हमने जन्म भी नहीं लिया था, ये वर्ड तब से एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, लेकिन बच्चा समझ नहीं पाते, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं क्राउड फंडिंग को लेकर। लो मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। अभी ना कुछ दिन पहले मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, तो इंस्टाग्राम पे ना मेरे सामने एक स्टोरी आई। सुनना जी, मैं काम की बात बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली लिंक करूंगा चीज को। बेटा मेरे सामने एक स्टोरी आई जिसमें दिखाते हैं कि एक गौ माता का एक्सीडेंट हुआ है, कोई पर्टिकुलर सोसाइटी है जो कह रही है कि हम ऐसी बहुत सारी सड़कों से गौ माता का उठाते हैं और ट्रीटमेंट करवाते हैं। अगर आप इस नेक कार्य में हमारी मदद करना चाहते हैं, ये हमारा अकाउंट नंबर है, यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर दो। ऐसी स्टोरीज आपने भी देखी होंगी कहीं ना कहीं। अच्छा चलो एक बात बताओ, मान लो मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ या बहुत सारे जने कंट्रीब्यूट करते हैं, आपको क्या लगता है ये क्राउड फंडिंग नहीं है? ये क्राउड फंडिंग पे काम नहीं हो रहा, ये नेक कार्य क्राउड फंडिंग में तो चल रहा है। इवन मैंने क्या बोला, ये टर्म कब किया है? हमने जन्म भी नहीं लिया तब की टर्म है। आज की तारीख में गली मोहल्ले में जागरण होना होता है, क्या करते हैं? हर गली में से एक आदमी की रसीद है। सर ये क्या है? ये क्राउड फंडिंग नहीं है? यार बताओ, क्राउड फंडिंग नहीं है क्या ये? क्राउड फंडिंग ही तो है। बट बेटा बदल क्या गया? सर स्टार्टअप में यही चीज क्राउड फंडिंग है जो मैं अभी बोल रहा हूँ, बस बदल क्या गया बेटा, जो प्लेटफॉर्म्स, जो एप्लीकेशंस, जो वेबसाइट्स बन रही हैं क्राउड फंडिंग की, वो बड़ी इमर्जिंग बन रही है। क्राउड फंडिंग के बहुत सारे एप्लीकेशन इस टाइम इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट एग्जिस्ट करते हैं, जहां लोग क्या करते हैं, अपना आइडिया डालते हैं कि मेरा ऐसा ऐसा आइडिया, पर मेरे पास 10 लाख रुपए, इस आइडिया को स्टार्ट करने के लिए करोड़ रुपए चाहिए, मैं 3 इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ 30-30 लाख वाले, या मैं 5 इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ 18-18 लाख वाले। लोग आते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, आपकी मदद करते हैं, और धंधा शुरू हो जाता है। यही क्राउड फंडिंग है बेटा, और कुछ नहीं है क्राउड फंडिंग।
समझ में आती बात? टर्म ये बहुत पुरानी है, आज की टर्म नहीं है क्राउड फंडिंग, टर्म बहुत पुरानी है, बस ये जो प्लेटफॉर्म बन रहा है बस ये नए हैं और कुछ नहीं। आई होप मैंने क्राउड फंडिंग वर्ड दो जो ऐसे एग्जांपल दे दिए हैं दिमाग में हमेशा फिट रहेंगे। ठीक है, जागरण वाली बात तो हमेशा फिट रहेगी, क्या है क्राउड फंडिंग। आगे बढ़ जाए बेटा, अब बहुत काम की 3 टर्म आने वाली हैं, बी वेरी फोकस्ड। सबसे पहला नाम उन 3 में से है एंजल इन्वेस्टमेंट। वो तो बेटा हम सब चाहते हैं जिंदगी में कभी ना कभी जब हम फंसे हुए हों कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई एंजल आए। एंजल मतलब भगवान का दूत, खुद भगवान आए। हाँ वो एंजल नहीं भाई, यार ये क्या ऐसे है, हंसने लगे, स्माइल आ गई भाई साहब, अभी आएगी एंजल, अभी आ रही बाबू, तो अभी बुलाता हूँ। ठीक है ना, एंजल मतलब कोई भगवान का दूत आए, भगवान खुद आए, पॉजिटिव एनर्जी बोल लो, कुछ ही बोल लो, चाहते हैं ना बेटा। बहुत बार हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हमें जरूरत पड़ती है एंजल की, है ना बेटा। वही वर्ड से बना है एंजल इन्वेस्टमेंट, और मैं बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूं इसका बेटा, शार्क टैंक में बैठे हुए जितने शार्क्स हैं सब एंजल इन्वेस्टर्स हैं, सब एंजल इन्वेस्टर्स हैं बेटा। एंजल इन्वेस्टर के साथ खासियत पता है क्या है? ठीक है, कि वो क्या करते हैं, उनके ना पास पैसा बहुत है, बहुत पैसा है, सुनते जाना काम क्या, मैं जितने फीचर बोलूंगा सब मिलेंगे लिखे हुए। बहुत पैसा उनके पास, बस क्या है बेटा, उनको ये पता है कि मैं फुल फ्लैज एक नया बिजनेस शुरू नहीं कर सकता, नए बिजनेस को शुरू करने की सिरदर्दियां बहुत है। तो वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है यार एक फुल टाइम आदमी मिल जाएगा मुझे, सारा दिन मेरे लिए सोचेगा, बिजनेस भी चलाएगा, बस मुझे क्या पैसे ही तो लगाने हैं, ले लगा दिए। बेटा एंजल इन्वेस्टर के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसे बहुत है, नया बिजनेस नहीं शुरू करना चाहते क्योंकि नए बिजनेस में बहुत सिरदर्दियां हैं। कोई आदमी अगर पहले से कोई बिजनेस रन कर रहा है और सारा दिन सिरदर्दी लेगा तो उन्हें इन्वेस्टमेंट करने में दिक्कत भी क्या है। थोड़ी सी बात और, क्या ये सिर्फ पैसा लगाते हैं? नहीं बेटा, थोड़ी सी मेंटरिंग सर्विसेज, कंसल्टेंसी भी देते हैं। कई बार शार्क टैंक में आपने देखा है ना, एक आदमी कहता है बस 1% इक्विटी में बेचूंगा, इतने रुपए में बेचूंगा, बस मुझे आपके कुछ घंटों की मेंटरिंग सर्विसेज चाहिए, साल भर में कुछ घंटे दे देना मेरे बिजनेस को, ऐसा बोलते हैं क्या नहीं बोलते? देखे ना कुछ एपिसोड, ऐसे ही तो बोलते हैं बेटा वो। समझ में आती है बात? अनुपम मित्तल नाम, तो अब शादी.com वाले जो फाउंडर है, पता है कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है? कितने समझते हो स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट है? 300, 300, बस 300। अभी मैंने इसके बारे में एक बात बोलूंगा, बस मुझे आखिरी में अगर मेरे 2-3 मिनट बचने चाहिए पक्का बताऊंगा, बहुत मजेदार बात है। तो वो आगे बढ़ रहा हूं मैं, टॉपिक का नाम है वेंचर कैपिटलिस्ट। बेटा ऑल्दो वेंचर कैपिटलिस्ट में लगभग सेम मैटर लिखा है जो एंजल इन्वेस्टमेंट में मैंने लिखा है, बस बेटा इनके बीच में ना थोड़ा सा फर्क होता है। मैंने डिफरेंस कहीं नहीं लिखा नोट्स में, ठीक है, जिसको नोट्स बांटने हो बांट देना, ठीक है, समझ लो, लेकिन डिफरेंस जरूर समझ लेना क्योंकि डिफरेंस बड़ा काम का बोलूंगा बेटा। सारी बातें कट कॉपी पेस्ट सेम लिख सकते हो सारी बातें, बस लेकिन 2-3 डिफरेंस होते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स बेटा कभी भी आपके बिजनेस पर कोई बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करते। प्राइमा फेसिया आपके बारे बिजनेस के बारे में सुन लिया, अच्छा जी ये करते हो बिजनेस, ऐसे करते हो, 10-12 क्वेश्चन बोलिए, ठीक है जी कर दी इन्वेस्टमेंट। वेंचर कैपिटलिस्ट पूरी पीएचडी कर देते हैं, और ये बेटा एक दिन में 1 घंटे में डिसीजन नहीं लेते, दिनों का टाइम मांगते हैं, आपके बिजनेस है पूरी पीएचडी करते हैं। यानी कि ये करते हैं डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, ये प्राइमा फेसिया आपके बिजनेस को चेक करते हैं। ठीक है जी, पैसा तो दोनों ही देंगे, मेंटरिंग सर्विसेज दोनों देंगे, जो मैं फर्क बता रहा हूं वो समझना। ठीक है जी, प्राइमा फेसिया आपके बिजनेस को चेक करेंगे, ये डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर देंगे पूरा का पूरा, पूरी पीएचडी। दूसरी बात, एंजल इन्वेस्टर अकेले आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। सर आपको लग रहा होगा वेंचर कैपिटलिस्ट भी अकेले करते हैं, भैया वेंचर कैपिटलिस्ट के पीछे बहुत सारे सोर्स और होते हैं। वो बात अलग है कि इन्वेस्टमेंट सारी वेंचर कैपिटलिस्ट के नाम से होगी, ए बंदे ने इन्वेस्टमेंट कर दीजिए मेरे बिजनेस में 100 रुपए, सर वो पता है क्यों डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहा था? क्योंकि उसको बीसीडी उसके दोस्तों ने कर रखा था, हमारे भी पैसे लगवा गई, होगी सारी इन्वेस्टमेंट एक के नाम से ही। पर बेटा उस 100 में ना 4 जनों के 25-25 लगे हुए हैं। दो, ऐसा बहुत बार देखा गया, वेंचर कैपिटलिस्ट 100% पैसे अपने लगाता ही नहीं है, इधर उधर के पैसे बहुत ज्यादा लगे होते हैं। तीसरा डिफरेंस, सबसे काम का डिफरेंस, एंजल इन्वेस्टर आपके बिजनेस से कोई बहुत अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते, जबकि वेंचर कैपिटलिस्ट आपके बिजनेस से बहुत अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया है,
और उनको लगता है कि बहुत अच्छी रिटर्न आनी चाहिए, मैंने तो ढंग से देखा था आपके बिजनेस को, अगर रिटर्न नहीं आएगा आपको 10 बार पूछेंगे। एंजल इन्वेस्टर इतना कोई परवाह नहीं करते। मैं अब दोबारा बात पर आता हूँ, वो अनुपम मित्तल वाली, ठीक है जी, आखिरी बात बताऊंगा, लेकिन वो बात सुन। एक बार ना, मतलब खाली शार्क टैंक में ना एपिसोड्स नहीं है, सोनी लिव पर क्या है बेटा, बहुत सारे जो शार्क से वो अलग से क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो भी डले हुए हैं, ठीक है जी। मैंने लगभग सभी देखे, सभी क्वेश्चन देखे। अनुपम मित्तल से क्वेश्चन किया एंकर ने कि सर आपने 300 स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, आप सोते कैसे हो रात को आराम से, चैन की नींद कैसे आती है, लगता नहीं डर कि सारा पैसा डूब जाएगा? तो उसने एक ही बात बोली कि मुझे बहुत अच्छा पता है 10 में से कोई एक ही बड़ा स्टार्टअप बनेगा, 10 में से कोई एक ही बहुत बड़ा बनेगा, पर उस एक से रिटर्न इतनी आ जाती है कि सारा लॉस कवर हो जाता है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, ओला का पहला इन्वेस्टर अनुपम मित्तल था। इस ओला ईवी की बात नहीं कर रहा हूं, जिस टाइम पर ओला वो कैब्स आई थी ना, तब की बात कर रहा हूं। पता कितनी रिटर्न निकाली है? 200 गुना। 200 गुना। इनिशियली उसने इन्वेस्ट करते, शायद मेरे को जो आइडिया है, जो मेरे पास स्टार्ट है, 5 करोड़ के आसपास जब ओला शुरू हो रही थी, 200 गुना निकाले थे, 1000 करोड़ निकाले थे 5 करोड़ के। क्या हो गया अगर 10 12 20 डूबे भी गए तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, उन्हें पता है 10 में से एक ही बड़ा होगा। मैं अगर आज की एक बात करूं, सुनना मेरी बात को, ये भी बात कहूं, जिस टाइम तक आप मेरी एज में आओगे ना, जितना भी अनुपम मित्तल के पास है ना, उसमें 101 करोड़ और जोड़ लेना, या उससे भी कम बोल रहा हूँ मैं, 501 करोड़ जोड़ लेना। क्यों भैया? 300 स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट है। मेरा एक अंदाजा कहता है अगर 10-20 बहुत बड़े हो गए, 10-20 बहुत बड़े हो गए, 20-30 ऐसे ही हो गए जी प्रॉफिट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है, और 20-30 और ऐसे हो गए कि जहां बस ऑन कोर्स चल रहा है, बाकी सारे लॉस में, देख लेना वो कितना हो जाएगा, देख लेना वो इतने सालों में कितना गुना हो जाएगा। सर यही होता है स्टार्टअप, कि हम बहुत अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत बड़ा कट लेके निकल जाते हैं। एक अमन गुप्ता की एक वीडियो बड़ी फेमस हुई थी, एक कंपनी है अन्वेषण, सुनी है ना वो आपने वीडियो? पता नहीं आपने देखी नहीं। अन्वेषण एक कंपनी है, बिल्कुल शुद्ध गाय का देसी घी बेचती है कंपनी, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी है। उसने खुद बोला था, कहता मैंने इस कंपनी में 1 साल में इन्वेस्ट करा, अगले साल में मैं 10 गुना कट लेके निकल गया। 10 गुना एक ही साल में, 10 गुना पैसे लेके उठ गया एक साल में। भैया ये तो इतने बड़े हो जाते हैं, मतलब कहते हैं ना भैया पैसा पैसे को खींचता है। मेरे पिताजी के टाइम में कहावत थी, पहला लाख कमाना मुश्किल है, मैं बोलता हूं पहला करोड़ कमाना मुश्किल है। मतलब पहला लाख कमाना ही मुश्किल था, उनके जमाने बोलते थे अगर पहला लाख कमा लिया ना, पहला लाख अगर 20 साल में कमाओगे ना, अगला लाख एक ही साल में कमा लोगे। सेम बात मैं आज बोलता हूं, वो पहला करोड़ कमाना मुश्किल है। पहला करोड़ कमाने में शायद आपकी जिंदगी के 20 30 35 साल बीत जाए, लेकिन अगर पहला करोड़ आ गया ना, उसके बाद अगले 1 साल में 1 करोड़ खींच सकते हो आप। पैसा ही पैसों को खींचता है। अब ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये पैसा ही तो पैसों को खींच रहा है। अगर उनका पैसा नहीं होता कभी इन्वेस्ट कर लेते क्या वो? ठीक है जी। लास्ट वन बेटा, कहता है बस जी देखो सर, ध्यान नाटे सर, बहुत काम का टॉपिक है। लास्ट है बेटा, बिजनेस इनक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। सर मैं, क्योंकि टॉपिक मुझे अच्छे से क्लियर करना है, तो मैं एक एग्जांपल पहले बाहर से उठाकर लेके आता हूं। सर कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई बेबी प्री मैच्योर हो गया? बेटा 9 मंथ्स के बाद एक बेबी होता है। कभी ऐसा सुना है कि बेबी 8 मंथ में हो गया, 7 मंथ में हो गया, प्री मैच्योर बेबी हो गया? और आपने ऐसा भी सुना होगा कि हाथों हाथ जी कहते हैं जी मशीन में रख दिया बच्चे को, है ना? बेटा वो कुछ और नहीं होते, उन्हें हम बोलते हैं इनक्यूबेटर्स। ठीक है, वो मशीन मशीन तो ये हमारी लोकल लैंग्वेज है, उन्हें हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, डॉक्टर्स भाषा में इनक्यूबेटर्स। इनक्यूबेटर्स क्या होते हैं बेटा? बिल्कुल वैसा ही एटमॉस्फेयर होता है जैसा मदर वॉर्म में होता है। भाई साहब बेटा, जैसा मदर वॉर्म में होता है वैसा ही सेम एटमॉस्फेयर इनक्यूबेटर्स में होता है। उस सिचुएशन को धीरे धीरे रिलैक्स किया जाता है। बेटा बच्चा मशीन में तभी जा रहा होता है जब वो कह लो एटमॉस्फेयर वो ओरा झेल नहीं पा रहा। ठीक है जी, और वहां पर क्या करते हैं बेटा, उन इनक्यूबेटर्स में धीरे धीरे सिचुएशन को रिलैक्स किया जाता है, इतना रिलैक्स कर दिया जाता है आखिरी में कि जो बाहर एटमॉस्फेयर देखना होता है बच्चे को, वही मशीन के अंदर हो रहा होता है। अगर वो उसको झेल पाता है फिर उसको मशीन से बाहर निकाल देते हैं।
उन्हें बोला जाता है इनक्यूबेटर्स। ठीक है जी बेटा, ये टर्म इसीलिए दी गई है, शायद बात को आपको समझ में भी आ जाए कि बेटा कई बार एमएसएमई आप बहुत छोटे प्लेयर हो, बहुत छोटे प्लेयर, आपको गवर्नमेंट हेल्प कराती है इनक्यूबेटर्स के थ्रू। ठीक है, बच्चे की तरह केयर करते हैं आपकी, आपको बताते हैं अभी जाइंट से पंगा नहीं लेना, हर बिजनेस में जाइंट्स हैं बेटा, खा जाएंगे, खत्म कर देंगे और अभी नहीं झेलने देंगे, अभी नहीं पंगा लेना। वो आपकी बिल्कुल वैसे ही केयर करते थे, चाइल्ड की केयर हो रही है, समझ में आ रही है बात, बिल्कुल वैसे ही केयर करेंगे। कब आपको फिर बताएंगे एक सिचुएशन कि अब आप जाइंट से पंगा लो या जाइंट से थोड़ा सा बिजनेस को चेंज कर दो। सर कोई ऐसा लाइन है जिसमें आपको लगता है आज की तारीख में जाइंट्स नहीं है? कोई एक ऐसा बिजनेस बताओ, एक कोई लाइन, पता है ना हर एक में बैठे हुए जाइंट्स हैं। तो बेटा उससे बचाने के लिए मदद करते हैं इनक्यूबेटर्स। आई होप मैंने टर्म क्लियर की है, ठीक है ना जी। और ये एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं, नाम समझ में आ रहा है? एक्सेलरेटर्स सबको पता है, पहली बार एक्सेलरेटर दबाया था तो क्या किया था, ब्रेक ब्रुक सब भूल गए थे, ब्रेक लगी हुई है, एक्सेलरेटर नहीं हट रहा। बेटा एक्सेलरेटर एक चल रहे बच्चे की दौड़ने में मदद करते हैं। ये तो अभी नया बच्चा पैदा हुआ है, ये तो झेल ही नहीं पाएगा कुछ भी, इसके पास दिए जाते हैं इनक्यूबेटर्स जो भी आपको चलना तक सिखाएंगे। और बेटा एक बच्चा बस चल रहा है, थोड़ा थोड़ा जाइंट से कंपटीशन झेल रहा है, उन्हें दिए जाते हैं एक्सेलरेटर्स, भागना सिखाएंगे। यही फर्क होता है इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर का। ठीक है जी, पढ़ लो, कोई समझ ना आए तो बेटा पूछ सकते हो, पूरा पेपर मेरी तरफ से तैयार है। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।